दोस्तों, कैसे हैं आप। 7 दिसंबर के करंट अफेयर्स को एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण और परिस्थिति के संबंधित आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे, जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आगे चल के इन्हीं से ही क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले C32LH2 टैंक के बारे में बात करते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अब तक के सबसे बड़े क्रायोजेनिक प्रणोदन टैंक, प्रणोदन मतलब कहलाता है यहाँ पे प्रोपल्शन टैंक, मतलब जो रॉकेट में जो टैंक लगाया जाता है, किस चीज के लिए, प्रोपल्शन के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको मतलब रॉकेट को जब हम प्रपोर्ट करते हैं, आगे लेके जाते हैं, उड़ाते हैं, या जो कुछ भी हम उसको बोल सकते हैं, तो उसके लिए जो टैंक होता है, प्रणोदक टैंक, मतलब यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है, यहाँ पे इसके जो फ्यूल होता है, फ्यूल को हम कैसे मेंटेन करते हैं, सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। इसको सौंपा है किसने? HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसरो को सौंप दिया है। C32LH टैंक के बारे में जान लेते हैं। इस टैंक का निर्माण जो है वो GSLV Mk3 लॉन्चिंग व्हीकल के पेलोड क्षमता को 4 टन से बढ़ाकर 6 टन करने के लिए किया गया है। इसके लाभ क्या है ये भी देख लेते हैं। अभी तक भारत जो है भारी संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए फ्रांसीसी एरियन 5 रॉकेट पर निर्भर था। इस टैंक से भारत के दूसरे देशों की निर्भरता कम हो जाएगी और अपने भारी उपग्रहों को स्वयं भेज पाएगा। भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीनतम क्रायोजेनिक प्रोपेलेट टैंक इसरो का एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रणोदन टैंक एक कुशल और लागत प्रभावी प्रक्षेपण यान के विकास की दिशा में सहायक होगा, क्योंकि भारत अन्य देशों के उपग्रहों को लॉन्च करके आर्थिक लाभ भी उठा सकता है। अब क्रायोजेनिक जो प्रणोदक हैं इसके बारे में जान लेते हैं। क्रायोजेनिक प्रणोदन में एक तरलीकृत गैस होती है जिनमें बहुत कम तापमान पर संग्रहित किया जाता है। इसमें तरल हाइड्रोजन LH2 को ईंधन और तरल ऑक्सीजन LO2 या फिर LOX को ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः -253 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके लिखेंगे 423 डिग्री फ़ारेनहाइट, और -183 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में -297 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, के तापमान पर तरल अवस्था में रखते हैं। अब बात करते हैं चक्रवात बुवेरी के बारे में। ये एक और चक्रवात आया था बुवेरी, इसके बारे में देखते हैं। मौसम विज्ञान के अनुसार चक्रवात बुवेरी इस सप्ताह के अंत तक तमिलनाडु के दक्षिण जिले कन्याकुमारी तट पर दस्तक देने की आशंका जताई है। प्रमुख बिंदु क्या है? इस चक्रवात का प्रभाव हाल ही में आए चक्रवात निवार से कम रहेगा। चक्रवात बुवेरी का नामकरण मालदीव द्वारा किया गया है। उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर बने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कवर ये करता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 13 सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब अमीरात और यमन। ये सारे जो हैं 13 देश इससे संबंधित हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन सा क्षेत्र? उत्तर हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये क्षेत्र जो है इसके अंदर 13 देश आते हैं। इन देशों के द्वारा इस वर्ष के लिए चक्रवात के कुल 169 नाम सुझाव गए थे, जिसमें से प्रत्येक देश द्वारा सुझाए गए 13 नाम शामिल थे, परंतु चुना गया किसको? यहाँ पे मालदीव को। लिपू लेक क्या है? ये चर्चा में क्यों रहा है? लद्दाख में चीन जो भले ही अपने सैनिकों को पीछे हटाने की बात कर रहा है, लेकिन उसमें लिपू लेक इलाके में LAC के पार करके 1000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। लिपू लेक जो है भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं को मिलाने वाली जगह है, जो पिछले दिनों में काफी चर्चा में है। हालांकि भारत ने भी उतने ही जवान अपने इस क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। लिपू लेक के बारे में क्या है ये देख लेते हैं। लिपू लेक के पास वही इलाका है जहां से भारत ने मानसरोवर यात्रा के लिए नया रूट बनाया था। ये पिछले दिनों तब चर्चा में है जब नेपाल ने यहाँ भारत की बनाई 80 किलोमीटर की सड़क पर ऐतराज जताया था। फिर नेपाल ने अपने यहाँ नया नक्शा पास करके यहाँ और विवाद बढ़ा दिया, जिसमें काला पानी,
लिपू लेक भी शामिल थे, जिसको नेपाल ने अपना हिस्सा बताया था। फिलहाल भारत चीन के जितने सैनिक हैं उनकी तैनात करके नेपाल पर भी नजर रखा हुआ है। भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशन ये देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 2020 के लिए भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की है। चलिए इनकी लिस्ट देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे मणिपुर स्टेट का थौबाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौपाल सेकमाई पुलिस स्टेशन, तमिलनाडु का सेलम सिटी के अंदर, और अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग के अंदर। और ऐसे यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक की लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे 10वें नंबर पे तेलंगाना का करिश्मा नगर का जम्मी कुंटा तोपान पीएस ये पुलिस स्टेशन जो है वो 10वें नंबर पे। 1 नंबर पे मणिपुर का थोम्बाल का नोंगपोंग सेकमई पुलिस स्टेशन है। मुख्य बिंदु क्या है? इस पहल की घोषणा 2015 में कच्छ गुजरात में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने की थी। इसका उद्देश्य क्या है? यह रैंकिंग जो है डेटा विश्लेषण, प्रत्यक्ष अवलोकन और सार्वजनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से देश के 16,671 पुलिस स्टेशनों में से शीर्ष के 10 पुलिस स्टेशनों को प्रदान की जाती है। मानक प्रदर्शन क्या रहेगा इसका? संपत्ति से संबंधित अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध और समाज के कमजोर वर्ग आदि पर ये मानक प्रदर्शन देखते हैं। कैसा इनका प्रदर्शन रहा है ये देखेंगे। इस बार सरकार ने 3 नए मानकों को भी शामिल किया है: लापता व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति या फिर और साथ ही साथ में अज्ञात शव। ये 3 मानक जो है इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया है, शामिल कर दिया है। और साथ ही साथ में संपत्ति से संबंधित अपराध हो गए, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो गए, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति जो अपराध हो गए, इन सबको इन पुलिस स्टेशन कैसे हैंडल किया, कितना ज्यादा इस पे इन्वेस्टिगेशन किया और कैसे इन अपराधों पर लगाम लगाई है, इन सभी चीजों को मानक प्रदर्शन के तौर पर रखा गया है। सन 2020 के शीर्ष के 3 पुलिस स्टेशन कौन से हैं? मणिपुर के थौबल जिले के नौपाई सेकमाई पुलिस स्टेशन ने इस सूची में 30 का स्थान प्राप्त किया। तमिलनाडु के सेलम शहर का सुरमंगलम पुलिस स्टेशन दूसरे स्थान पर है और अरुणाचल के चांगलांग जिले के खरसांग स्टेशन के अंदर ये तीसरे स्थान पर रहा है। वार्षिक रैंकिंग के लाभ क्या होते हैं ये भी देखते हैं। इससे पुलिस बल की कड़ी मेहनत को पहचानने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने में सहायता मिलती है। यह पुलिस स्टेशनों के स्तर पर भौतिकी बुनियादी ढांचे, संसाधनों और कमियों की स्थिति की एक तस्वीर भी प्रदान करता है। तकनीकी वस्त्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई है। चर्चा में ये क्यों रहा ये भी देख लेते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के गठन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मुख्य बिंदु क्या है इसके? तकनीकी वस्त्रों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का गठन राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का एक तकनीकी भाग है। परिषद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, उसके विकास के संबंध में केंद्र सरकार के सभी निर्देशों का पालन भी करेगी। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन क्या है? इसे फरवरी 2020 में 1480 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। इसका जो उद्देश्य है देश के तकनीकी वस्त्रों में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थान देना और घरेलू बाजार में तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देना है। नगर निगम बॉन्ड ये क्या है? चर्चा में क्यों रहा है? हाल ही में लखनऊ नगर निगम, लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया है। लखनऊ ऐसा करने वाला भारत का 9वां शहर है और उत्तर भारत का पहला शहर माना गया है। इसमें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अमृत मिशन के तहत प्रोत्साहित किया गया है। बीएसई भारत के साथ साथ एशिया में भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मुख्य बिंदु क्या है इसके? नगर निगम बॉन्ड मुनि एक प्रकार की ऋण सुरक्षा देता है जिसे राज्य नगर निगम या प्रबंध मंडल के द्वारा राजमार्गों, पुलों, स्कूलों के निर्माण जैसे कार्यों के चलते अपनी पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण के लिए जारी किया जाता है। मुनि बॉन्ड के माध्यम से नगर निगम एक निर्दिष्ट ब्याज राशि पर व्यक्तियों, संस्थानों से धन जुटाता है और एक निर्धारित
परिपक्वता तिथि पर मूल राशि लौटा देता है। जैसे बॉन्ड प्राय संघीय, राज्य और स्थानीय करों से मुक्त होते हैं, जिस वजह से उच्च आय वाले लोग इससे अपनी तरफ आकर्षित होते हैं। वैश्विक जलवायु स्थिति पर अंतरिम रिपोर्ट चर्चा में क्यों रही? विश्व मौसम विज्ञान WMO की हालिया वैश्विक जलवायु नियंत्रण अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक वह 2020 तक अब तक के सबसे गर्म वर्षों में से एक बनने वाला है। इसके अलावा 2011 से लेकर 2020 तक का दशक जो रहेगा अब तक के सबसे गर्म दशकों में से माना जाता है। ज्ञातव्य है कि यह केवल अंतरिम रिपोर्ट है और अंतरिम रिपोर्ट अंतरिम रिपोर्ट है, प्रोविजनल रिपोर्ट है, और साथ ही साथ अंतिम रिपोर्ट जो है, फाइनल रिपोर्ट जो है 2021 को मार्च में प्रस्तुत की जाएगी। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि की गंभीरता को जांचने के लिए प्रत्येक वर्ष वैश्विक जलवायु स्थिति का प्रकाशन भी किया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र UN की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। दोस्तों, ये तो हमने देख लिया 7 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख करंट अफेयर्स के जो एनालिसिस थे उनको हमने एक एक करके सारा जाना। और हमारा जो क्लास रहती है रोज सुबह 6 बजे रहती है, जिसमें हम करंट अफेयर्स के डेली क्विज को देखा करते हैं। रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं और साथ ही साथ में MP पुलिस जेल प्रहरी के एग्जाम चालू होने वाले हैं 11 दिसंबर से। तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए और अपनी पूरा जोर लगा दीजिए और बने रहिए साथ में, जिसमें हम करंट अफेयर्स के डेली के करंट अफेयर्स को पढ़ते चलेंगे। थैंक यू।